चले बेटा, होप क्या आप अच्छे से होंगे। तो हमने लास्ट में बेटा स्टार्ट किया था, दैट वाज द रेगुलेटर्स। ठीक है बेटा, तो लास्ट में हमारा टॉपिक था बेटा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, इन ऑर्गेनिज्म में बेटा कुछ जुगाड़ लगाए और उन जुगाड़ की वजह से बेटा जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनकी तरफ बेटा एक रेस्पॉन्स दिखाते हैं। तो उसमें पहला जो हमने पढ़ा था बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ए रेगुलेटर्स। उनको बेटा हमने रेगुलेटर्स का नाम दिया। और एक ही लाइन में बेटा मैं बोलूंगा कि हमने कहा रेगुलेटर्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट रखते हैं डिस्पाइट ऑफ द चेंजेस। आपके बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बेटा कितनी भी चेंजेस क्यों ना हो, वो अपना इंटरनल टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट रखेंगे। और इस प्रोसेस को बेटा हमने नाम दिया था होम्योस्टैसिस। और इसकी एग्जांपल बेटा हमने डिस्कस की थी बेटा कि ये जो रेगुलेटर्स है बेटा, कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं बेटा जो रेगुलेटर्स है। तो मैंने पहली एग्जांपल दी थी बेटा, बर्ड्स जो है बेटा, बर्ड्स जो है, और इनके साथ साथ बेटा कुछ मैमल्स है जो बेटा रेगुलेटर्स है। और मैंने कहा था बेटा कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है बेटा जो रेगुलेटर है, सिर्फ एक है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिमिसिया। लेकिन मैं यहां पे लिखूंगा बेटा नन ऑफ द प्लांट इज रेगुलेटर, नन ऑफ द प्लांट इज रेगुलेटर। कोई प्लांट बेटा रेगुलेटर नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा था एनसीईआरटी पे बेटा कुछ, एक एग्जांपल है वहां पे जहां पे लिखा है कि कुछ लवर वर्टिब्रेट्स, कुछ लवर वर्टिब्रेट्स बेटा, या मैं यहां पे लिखूंगा सम लवर वर्टिब्रेट्स और कुछ, और सॉरी सम लवर इनवर्टिब्रेट्स और कुछ वर्टिब्रेट्स बेटा जो है वो बेटा यहां पे रेगुलेटर्स है। क्लियर बेटा, ये हमने एनसीईआरटी की 3 एग्जांपल देखी है। तो अब हम बेटा स्टार्ट करेंगे विद नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, अब बेटा बात को समझना। तो हम कह रहे हैं बर्ड्स और मैमल्स जो बेटा है वो क्या है बेटा, रेगुलेटर्स है। एनसीईआरटी ने एक पॉइंट को बेटा डिस्कस किया है, गौर से सुनिए। एनसीईआरटी कह रही है कि जो मैमल्स है बेटा, मैमल्स आपको बेटा ऑलमोस्ट हर एक जगह पे बेटा मिलेंगे। एक मिनट बेटा, बोर्ड्स ना ठीक अत मह शोर यिवान अते कवर के चलान योर के चलान और क्या चलाना तो वो आज चलान 11th ठीक ना, थोड़ा ब्रोड पाना, थोड़ा सा ब्रोड पाना। मतलब बोर्डन बराबर फुल ये पे बस ठीक ठीक बोर्ड से कोरा ठीक है ओके बेटा। ये था चौक ये चौक बदली क्या ना। तो चले बेटा, तो एनसीईआरटी की एक लाइन बेटा हम यहां पे स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी में लिखा है बेटा कि जो मैमल्स है, बात को अच्छे से समझना, और आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जो मैमल्स है बेटा, मैमल्स ये कह रहा है बेटा ये आपको हर एक रीजन में इस वर्ल्ड में बेटा मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर हम फिर से इस दुनिया को बेटा बनाएंगे, ये हमारे पास इक्वेटर होगा, ये बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये बेटा होंगे पोलर रीजन्स। मैमल जो बेटा है इन्होंने सारी दुनिया पे बेटा राज किया है। आपको बेटा ये पोलर एरियाज में भी मिलेंगे, आपको बेटा ये हर एक रीजन में बेटा आपको मिलेंगी, टेम्परेट एरिया में भी मिलेंगे, इक्वेटर पे भी मिलेंगे, आपको ये इनफैक्ट पोलर एरियाज में भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल पोलर बियर्स हर एक जगह पे बेटा मिलेंगे। और एनसीईआरटी कह रही है कि इन्होंने सारी दुनिया पे बेटा राज किया है। और इसका रीजन बेटा यही है क्योंकि ये बेटा दिखाते हैं, क्योंकि ये रेगुलेटर्स है और ये होम्योस्टैसिस की प्रोसेस को बेटा दिखाते हैं। सो दैट इज द रीजन कि इन्होंने सारी दुनिया पे बेटा राज किया यहां पे। क्लियर बेटा। लेकिन अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है जिस पे हमें बेटा गौर करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है बेटा, बात को सुनिए और मैं आपसे आंसर चाहूंगा बेटा। चले मान लिया बेटा मैंने कि जो ये रेगुलेटर्स है ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर बेटा या इंटरनल एनवायरनमेंट को बेटा कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन मुझे बेटा बताइए, अगर एक्सटर्नल कंडीशंस में चेंज कर रहा हूं,
इंटरनल कंडीशंस बेटा कांस्टेंट रहती है। फिर से सुनिए, एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज कर रहा हूं, इंटरनल क्या हो रही है बेटा, इंटरनल कांस्टेंट रहती है। आप मुझे बता सकते बेटा how these organisms, how these regulators maintain a constant body temperature, or how these organisms do this? ये organisms बेटा ऐसा कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा हमारे पास समर है, ठीक है बेटा, ये समर में अपना बॉडी टेम्परेचर कैसे बेटा कांस्टेंट रखते हैं। अगर बेटा हमारे पास विंटर है तो ये विंटर में बेटा अपना बॉडी टेम्परेचर जो है कैसे कांस्टेंट रखते हैं। क्या आप में से कोई भी स्टूडेंट बेटा ऐसा है जो मुझे आंसर करेगा 3 सेकंड्स में कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस, कैसे अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बेटा कांस्टेंट रखते हैं। सो जल्दी से बेटा मुझे 5 या 10 सेकंड में बेटा मुझे आंसर दीजिए। मैं सुनना चाहूंगा बेटा कि कौन सा स्टूडेंट है जो मुझे आंसर देगा। सिलिकॉन, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई है? चले बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड बेटा। चले बेटा देखिए, तो एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट लाइन को बेटा अब मैं डिस्क्राइब करूंगा। हर एक चीज को बेटा बुल्डअप कीजिए। बुल्डअप प्रोसेस जो है ना वो बेटा नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप आर्बिट्री इसको याद रखोगे, लाइन को ऐसे याद रखोगे, ठीक है। प्रोसेस को बुल्डअप करना है ताकि आपके अंदर में मतलब कुछ ना आसान मतलब कुछ नाग तथ तले आब आसान वुजान तिथे कट नॉलेज अंदर गोबर में वुजन, ठीक है। तो हम देखेंगे बेटा हाउ दीज रेगुलेटर्स मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है बेटा। इनमें एक मैकेनिज्म में पहले 2 मैकेनिज्म्स होते हैं, लेकिन मैं एक मैकेनिज्म यहां पे बेटा आपसे डिस्कस करूंगा। उस मैकेनिज्म को बेटा हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इवापोरेटिव कूलिंग। दैट इज कॉल्ड एज इवापोरेटिव कूलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। एक ही लाइन में एनसीईआरटी ने लिखा है, लेकिन इसको समझना है कि ये इवापोरेटिव कूलिंग बेटा क्या होता है। व्हाट इज एन इवापोरेटिव कूलिंग, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी ने एक एनालॉजी की है, एक एग्जांपल दी है बेटा। एनसीईआरटी ने क्या किया है बेटा, एनसीईआरटी ने कंसिडर किया है, इसने कहा कि आप एक डेजर्ट कूलर को बेटा कंसिडर कीजिए, या मैं सिंपली कहूंगा बेटा जो कूलर हमारे घर में होता है उसको बेटा हम कंसिडर करेंगे, ठीक है बेटा। अब मान लीजिए हमारे पास बेटा ये एक कूलर है, इट इज ए कूलर, ये हमारे पास बेटा एक कूलर है। अगर इस कूलर में आप देखोगे बेटा, इस कूलर में बेटा सेंटर में आप देखोगे यहां पे एक फैन होगा बेटा, ये रहा सेंटर में एक फैन, तो ये हमने फैन बना दिया। उसके नीचे बेटा एक टैंकी होती है, वाटर की एक टैंकी होती है बेटा, जिसमें हम पानी डालते हैं, ठीक है बेटा। यहां पे हम बेटा पानी डालते हैं, और यहां पे एक बेटा मोटर होता है, उसकी वजह से बेटा पानी जो है वो ऊपर आ जाता है। यहां पे बेटा आप स्विच लगा लिए, ये स्विचेस है बेटा। इसके बगैर समझना मेरी बात, बाहर नीचे वाटर टैंकी होती है, यहां पे एक फैन होता है, और इसके बाहर की तरफ क्या होता है बेटा, इसके बाहर की तरफ बेटा आप देखोगे इस कूलर में बेटा बाहर की तरफ बेटा पैड्स लगे होते हैं, पैड्स लगे होते हैं, वेट पैड्स लगे होते हैं, जिनसे बेटा जो वाटर की वजह से बेटा वेट होते हैं, ठीक है बेटा। समझना मेरी बात, ये मान लीजिए बेटा तीन साइड में बेटा यहां और पीछे बेटा इसमें पैड्स लगे होते हैं, और ये पैड जो बेटा होते हैं, इन पैड्स में बेटा ये वाटर को बेटा एब्जॉर्ब करते हैं, और ये पैड्स वाटर की वजह से बेटा वेट रहते हैं। अब बात को बेटा समझना, यहां पे एक मोटर होता है, ठीक है, वो वाटर को ऊपर खींचता है, ठीक है, और वो वाटर बेटा इन पैड्स में जाता है। तो मैं इन पैड्स में बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स को बेटा ऐसे बना रहा हूं, ये रहे बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स, ये रहे बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स, ये रहे बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा। समझना बहुत ही अच्छे से, कंसेप्ट को बिल्डअप करके समझे बेटा, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, ये फैन है बेटा, ठीक है। अब मान लीजिए बेटा समर है, क्या है, अगर समर होगा बेटा तो बाहर की तरफ जो एयर होगा वो क्या होगा बेटा, बाहर की तरफ जो एयर होगा बेटा वो बहुत ही गर्म होगा बेटा। हम कहेंगे बाहर की तरफ जो एयर होगा बेटा वो होगा हॉट, हॉट एयर विल बी प्रेजेंट आउटसाइड। तो हमने क्या किया बेटा, अब हम कूलर को बेटा ऑन कर रहे हैं। जब हम कूलर को बेटा ऑन करेंगे ना, ये जो फैन यहां पे चल रहे हैं बेटा, जब फैन चलेंगे बेटा, ये बाहर की तरफ से बेटा एयर को, जो हॉट एयर है बेटा, उसको सक करेंगे। समझना मेरी बात, जब फैन यहां पे चलेगा
तो ये बाहर की तरफ से हॉट एयर को बेटा सक करेंगे, तो हम कहेंगे हॉट एयर को बेटा ये सक कर रहा है, यहां से सक कर रहा है, ठीक है, यहां से सक कर रहा है, यहां से सक कर रहा है, ठीक है। लेकिन समझना मेरी बात, ये जो पैड्स यहां पे हैं, इन पैड्स में क्या है, इन पैड्स में बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है। और बाहर की तरफ से जब ये हॉट एयर को बेटा सक करेगा, व्हाट विल हैपन, दिस हॉट एयर विल कम इन कांटेक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। ये गर्म हवा जो है बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में बेटा यहां पे आ जाएंगी, दे विल कम इन द कांटेक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। बात को समझना बेटा, ये जो हॉट एयर यहां पे है, जब ये वाटर मॉलिक्यूल को बेटा टच करेगा, व्हाट विल हैपन, बात को समझना, व्हाट विल हैपन, ये एयर में जो हीट होगी बेटा, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस वाटर मॉलिक्यूल। और जब इस वाटर मॉलिक्यूल पे बेटा हीट ट्रांसफर होगी, व्हाट विल हैपन, वाटर मॉलिक्यूल भी बेटा थोड़ा हॉट हो जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल हॉट हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, ये बेटा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। और जब ये वाटर वेपर में बेटा कन्वर्ट होता है, वही वाटर वेपर जब ये वेपर में कन्वर्ट होता है बेटा, तो वेपर जो बाहर आता है, जब इस कूलर से बाहर आएगा बेटा, जो अब सराउंडिंग एयर आपके रूम में होगा बेटा, दैट विल ऑल्सो बिकम कूल, वो बेटा कूल हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इवापोरेटिव कूलिंग, क्योंकि हम हॉट एयर की वजह से, जो ये पैड्स लगे होते हैं बेटा, हॉट एयर, इन पैड्स में जो वाटर होता है बेटा, और वाटर मॉलिक्यूल्स को गर्म करता है। जब वो गर्म होंगे बेटा, तो वो इवापोरेट हो जाएंगे ना, उनका वेपर बन जाएगा बेटा, और वो बाहर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। और आपके जो कमरा है बेटा, उसमें कूलिंग हो जाती है। लेकिन ये कूलिंग कैसे हुई, बिकॉज ऑफ द इवापोरेटिंग प्रोसेस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इवापोरेटिव कूलिंग। इसको बेटा हम इवापोरेटिव कूलिंग का नाम देते हैं। अब यही कंसेप्ट जो बेटा है, यही कंसेप्ट बेटा हम अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ रेगुलेटर्स। जो रेगुलेटर्स है बेटा, उनमें ये कंसेप्ट हम बेटा यूज करेंगे, ठीक है। जब समर होता है बेटा, तो समर में बेटा रेगुलेटर्स क्या करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल टेम्परेचर बेटा हाई होगा, तो आप कह रहे हो सर एक्सटर्नल टेम्परेचर हाई है, ठीक है बेटा, लेकिन जो रेगुलेटर्स है, मैमल्स है बेटा, इनको इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूं बाहर की तरफ जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूं बेटा, आपकी बॉडी जो है बेटा, ये हीट होने लगती है, ये बेटा गर्म होने लगती है बेटा। आप मान लीजिए कि 37 से लेके 38 डिग्री तक आपके बॉडी का टेम्परेचर बेटा इंक्रीज हुआ। फिर से सुनिए, बाहर की तरफ एक्सटर्नल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इंटरनल टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होने लगा, ठीक है, आपकी बॉडी बेटा हीट होने लगी। तो होता क्या है बेटा, आप इमीडिएटली क्या करते हो बेटा, आप इमीडिएटली बेटा यहां पे स्वेटिंग करते हो। क्या करते हो बेटा, स्वेटिंग। तो जब आप स्वेटिंग करोगे बेटा, समझना मेरी बात, आपके बॉडी पे क्या होगा बेटा, आपके बॉडी पे अब स्वेट होगा बेटा, यहां की तरफ से यहां तरफ से, ठीक है, हर जगह आपके बॉडी में बेटा स्वेट होगा। व्हाट विल हैपन, लेकिन आपकी बॉडी जो है ना वो गर्म है, वो आपकी बॉडी जो बेटा है एक्सटर्नल टेम्परेचर की वजह से बेटा आपकी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा है, आपने स्वेटिंग की, ठीक है बेटा। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स निकली, ठीक है, स्वेटिंग निकली, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी जो है ना वो गर्म है बेटा, वो हॉट है। व्हाट विल हैपन टू दीस वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा, इन वाटर मॉलिक्यूल जो ये नेचर का रूल है बेटा, कि जो हीट होगी बेटा वो हायर से लोअर, कोई भी चीज हायर से लोअर जाता है। आपकी बॉडी बेटा हाई टेम्परेचर पे है, ठीक है। अब यहां पे स्वेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये स्वेट मॉलिक्यूल जो बेटा आपकी बॉडी की हीट की वजह से बेटा इट विल इवापोरेट, ये बेटा इवापोरेट होने लगेगा। तो मैं लिखूंगा यहां पे, ये बेटा इवापोरेट होने लगेगा और आपकी बॉडी में बेटा कूलिंग प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, देयर विल बी कूलिंग इन योर बॉडी। इस प्रोसेस को बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज इवापोरेटिव कूलिंग। इसको बेटा हम इवापोरेटिव कूलिंग का नाम देते हैं। क्लियर बेटा। तो ये समर में है बेटा, समर में क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब बेटा हम विंटर में देखेंगे व्हाट विल हैपन इन द विंटर। विंटर में बेटा क्या होगा, लेकिन उससे पहले बेटा मुझे रेस्पॉन्स चाहिए कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। सजाद में जल्दी और जवाब। क्वेश्चन है बेटा, कोई क्वेश्चन है? ओके बेटा। अब बेटा कंडीशन हम एनालाइज करेंगे यहां पे। अब बेटा विंटर है, क्या है बेटा, विंटर में बेटा क्या होगा, एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर जो है व्हाट विल हैपन टू दैट, सॉरी एक्सटर्नल टेम्परेचर जो होगा बेटा उसको क्या होगा बेटा, एक्सटर्नल टेम्परेचर बेटा डिक्रीज हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है बेटा उसमें बेटा क्या होगा, मान लीजिए इंटरनल बॉडी टेम्परेचर में
आपसे कह रहा हूं 37 से बेटा 33 डिग्री सेल्सियस में चला गया, ठीक है, तो आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बेटा डाउन हो रहा है और एक्सटर्नल टेम्परेचर बेटा यहां पे डाउन हो रहा है। व्हाट विल यू डू? आपको बेटा, आप रेगुलेटर हो, आपको इसको कांस्टेंट रखना है। आप बेटा क्या करोगे? ठीक है बेटा, व्हाट हैपेंस, अगर आपने विंटर में देखा होगा बेटा, ये सोन बॉडी शनासन, सोन बॉडी करा शिवरिंग, क्या करना या थरथरा सानी बॉडी, इत थरथरा सानी बॉडी शिवरिंग हमारी बॉडी करती है। लेकिन कंसेप्ट को समझिए बेटा, अगर आपने कभी सोचा होगा जब शिवरिंग होती है व्हाट इज हैपनिंग, होता क्या है बेटा शिवरिंग से? क्लियरली समझिए बेटा, शिवरिंग से क्या होता है बेटा? ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बताना बेटा बहुत ही मुश्किल है। बात मेरी सुनिए, पढ़ना इसको है शिवरिंग हो रही है, लेकिन हम लॉजिक नहीं लगा रहे हैं। फिर शिवरिंग हो रही है, होता क्या है शिवरिंग से? व्हाट विल हैपन विद द शिवरिंग? आपको नहीं लगता है बेटा जब शिवरिंग होगी देयर विल ऑकर मसल कंट्रैक्शन? आपके बॉडी जो है, आपके बॉडी में जो मसल्स है बेटा उनमें कंट्रैक्शन होगी, देयर विल ऑकर मसल कंट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल ऐसे शिवरिंग हो रही है मुझे, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगी? अगर मैं ये मूवमेंट इस हैंड को कर रहा हूं बेटा, ऐसे शिवरिंग हो रही है मुझे, तो उस वक्त मेरी बॉडी में जो मसल्स है ना बेटा वो क्या कर रही है, उनमें कंट्रैक्शन होती है। और अगर आपने बेटा पढ़ा होगा जब मसल कंट्रैक्शन होती है ना, मसल कंट्रैक्शन के लिए बेटा एनर्जी की जरूरत होती है। क्या होती है बेटा? एनर्जी की जरूरत। एनर्जी आपको कैसे मिलेगी? एनर्जी आपको मिलेगी जब आपकी बॉडी बेटा रेस्पिरेशन करेगी, जब आपकी बॉडी बेटा रेस्पिरेशन करेगी, समझना मेरी बात, जब आपकी बॉडी रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म बेटा करेगा, आपकी बॉडी बेटा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा, फैट मॉलिक्यूल्स को बेटा ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा। दैट इज व्हाई हम अक्सर कहते हैं ये मोटे खलक आसान तिमन तूड़ लगा कमी पहमत, क्योंकि उनमें जो फैट होता है ना उससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इनसाइड द बॉडी, इसलिए उनको ज्यादा सर्दी नहीं लगती है बेटा। और यहां पे बेटा एनर्जी निकल रही है फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, फ्रॉम द फैट और फ्रॉम द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और जब एनर्जी निकलते हैं ना अंदर से, मेटाबॉलिज्म होता है, तो आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है बेटा वो इंक्रीज होगा, दैट विल रीच अगेन टू द 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो मैकेनिज्म्स है बेटा जहां पे मैंने कहा आपसे कि अगर शिवरिंग करेंगे बेटा विंटर में तो कैसे बेटा ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बेटा इंक्रीज होगा। और ये भी कहा अगर समर होगा बेटा तो उस वक्त हम कैसे कूलिंग, इवापोरेटिव कूलिंग इफेक्ट करते हैं बेटा। क्लियर बेटा? होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। एनसीईआरटी जो बेटा है ना उसने लाइंस को लिखा है, लेकिन उन लाइंस को बेटा एलॉबरेट करना होता है। उन लाइंस को एलॉबरेट करने के बाद एक बुल्डअप प्रोसेस बेटा खुद में बनानी है, और जो बुल्डअप प्रोसेस होती है ना बेटा दैट इज एक्चुअली व्हाट इज कॉल्ड एज द नीट, उसी को बेटा हम नीट का नाम देते हैं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, ठीक है, ये पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन बेटा, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज बेटा, अब मुझे बताए बेटा अगर रेगुलेटर होना अच्छा है, आप मुझे बताएं रेगुलेटर होना अच्छा है या बुरा है? आपका क्या आंसर होगा बेटा? जल्दी बताएं मुझे, रेगुलेटर होना एक ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा होगा या रेगुलेटर होना बेटा एक ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा नहीं होगा? तला मेवनी गोडनेथी मेवनी जल्दी जल्दी मेहरून निसा, यस सर अच्छा है, एब्सेंट, ठीक है, अच्छा है ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलिए ठीक है बेटा। काबिल होना अच्छा है, काबिल होना अच्छा है, समझना मेरी बात, काबिल होना अच्छा है। आप मुझे बताएं कितने पर्सन है जो फिर 16, कितने स्टूडेंट्स है जो 16 आवर स्टडी करते हैं? समझना मेरी बात, ऐसे बात को समझाऊंगा। अगर रेगुलेटर होना अच्छा है तो सारे ऑर्गेनिज्म्स इस दुनिया में रेगुलेटर क्यों नहीं है? हम क्यों देख रहे हैं सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स जो है वो रेगुलेटर्स है, या बाकी ऑर्गेनिज्म क्या है रेगुलेटर? आप मुझे बेटा बताइए, समझना मेरी बात को, आप मुझे बेटा बताइए आप में से कितने स्टूडेंट्स अफोर्ड करते हैं कि वो 16 आवर्स की स्टडी करें? समझ रहे मेरी बात? आप में से कितने स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं जो एलन जा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं बेटा, आप में से कितने स्टूडेंट्स बेटा अफोर्ड कर सकते हैं कि वो मॉडर्न बुक्स ला सके? ठीक है बेटा, हर कोई तो नहीं कर सकता है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं बेटा जो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूं? समझना मेरी बात को, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा नहीं कर सकते हैं। समझना मेरी बात, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो एसी को बेटा अफोर्ड कर सकते हैं? कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं बेटा? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो एप्पल फोन को बेटा अफोर्ड कर सकते हैं? आप समझ रहे मेरी बात? सो अगर रेगुलेटर होना अच्छा है, चले मान लिया मैंने अच्छा है, लेकिन हमें यह भी देखना है
कि कितने ऑर्गेनिज्म्स बेटा रेगुलेटर बन सकते हैं, कितने ऑर्गेनिज्म्स बेटा अफोर्ड कर सकते हैं कि वो रेगुलेटर बनेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि रेगुलेटर बनने के लिए बेटा आपको एनर्जी की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। रेगुलेटर बनने के लिए आपको एनर्जी की इन्वेस्टमेंट करनी होती है बेटा। इसको हमें एक्चुअल एडॉप्टेशन में पढ़ना है, जो इसके बाद का टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा क्लू यहां पे दे रहा हूं बेटा। अभी मैं आपसे कह रहा बेटा, जब शिवरिंग होती है तो उस वक्त आपको एनर्जी की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। आप बॉडी में इंटरनली बेटा रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स बेटा ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट कर सके। जैसे मैंने एग्जांपल दी, सारे ऑर्गेनिज्म बेटा एसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म बेटा एप्पल फोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स बेटा 16 आवर्स की स्टडी नहीं कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स बेटा एलन नहीं जा सकते हैं, सारे बच्चे बेटा मॉडर्न जो बुक्स है बेटा उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो ऑर्गेनिज्म्स है इवोल्यूशन में, जिन ऑर्गेनिज्म में बेटा अफोर्ड किया, उन्होंने बेटा रेगुलेटर होने का चूज किया। जो अफोर्ड नहीं कर सके बेटा, उन्होंने कहा कि हम रेगुलेटर नहीं रहेंगे, हम बेटा रहेंगे कन्फर्मर्स, जो हमें इसके बाद बेटा पढ़ना है। और कन्फर्मर्स जितने भी अब ऑर्गेनिज्म्स बचते हैं हमारे पास, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म्स एक्चुअली बेटा कन्फर्मर्स है। इसको कल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां तक बेटा आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमने रेगुलेटर्स में बेटा क्या क्या अभी तक पढ़ा। ठीक है बेटा, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने बेटा यहां तक क्लियर की। ठीक है बेटा, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरी तरफ से, तामलुन चुन गोबरा की। ठीक है, आपका बोर्ड भी है, लेकिन आपने पिछले साल देखा होगा कि आपका बोर्ड फिर कैसा था। देयर वॉज नथिंग, मतलब जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मैं ये कहूँगा यहाँ पे, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे बेटा, अफोर्ड भी इजीली कर सकते थे। और ज़्यादा से मैक्सिमम अगर एक परफेक्ट गाइडेंस होगी तो 2 महीने से ज़्यादा आपको आपके पास मतलब अगर टाइम होगा, 2 महीने आप मतलब एनफ, दैट इज एनफ फॉर द बोर्ड। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, ये जो मैं अभी बोल रहा था बेटा कि कितने स्टूडेंट 16 आवर्स की स्टडी कर सकते हैं, एलन जा सकते हैं, या मॉडर्न जो भी है वो बेटा अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जो मैकेनिज्म हमने बेटा लॉन्च किया है बेटा, उसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट वर्क मैंने की। मैं बिजी था उसके साथ 1-2 दिन, आज भी बेटा मैं उसी के साथ बिजी हूँ। आपका रिकॉर्ड, आपका जो भी है बेटा वो मैं बना रहा हूँ इस टाइम भी। और आपको 1-2 घंटे में बेटा जो BCI एप्लीकेशन है, समझना मेरी बात, देखिए बेटा हमने इसी एप्लीकेशन को अभी चूज़ किया क्योंकि अब नई एप्लीकेशन बनाने में बेटा थोड़ा टाइम लगता। ठीक है, तो हमने इस एप्लीकेशन में कुछ मॉडिफिकेशंस की बेटा। ये जो BCI की एप्लीकेशन है उसमें आपको 1-2 घंटे में बेटा एक लिंक आएगी। ठीक है, वहाँ पे बेटा आपको नीचे, जब आप नीचे देखोगे वहाँ पे रजिस्टर न्यू बैच आएगा बेटा, उस पर क्लिक करना है बेटा, और फिर आप रजिस्टर हो जाओगे। आपका नाम, पेरेंट, जो भी हमारे पास आएगा, फिर हम उस पर वर्कआउट करेंगे। ठीक है, 2-3 दिन में एक बैचिंग करेंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये देखना है जो 12th वाला स्टूडेंट मेरे पास है, इसको कैसे लेना है 1 साल तक, इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि इसका बोर्ड एग्जाम भी है। ठीक है, उसमें भी ये कैसे जाएगा। ठीक है, इसका टाइम टेबल फ्रेम करना है, इसको कितने टाइम के क्लासेस हम रखेंगे, इसको घर पे कितना टाइम देना है। ठीक है, ताकि इसकी बेस जो है वो धीरे धीरे वापस आ जाएगी। और मैं हमेशा बेटा कहता हूँ, ओनली ट्रूथ इज दैट पढ़ना मुश्किल नहीं, ओनली ट्रूथ इज दैट आपको 16 आवर्स की स्टडी बेटा करनी है और कॉन्स्टेंटली बेटा चलना है। ठीक है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ और नहीं है। जितना आप 16 आवर्स से स्टडी करते हो उतना आप बेटा कामयाब होते हो। ठीक है बेटा, तो इस प्रोसेस को बेटा हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें 2 लेक्चर है, जो ये ऑर्गेनिजम्स और ये है ना बेटा, इसमें 2 ही लेक्चर है बेटा। ठीक है, कल इसका लेक्चर जो होगा वो कंप्लीट होगा, वन तो कन्फर्मर्स मगर सूरज भाई अडलो की, इसमें कन्फर्मर्स है, माइग्रेट और सस्पेंड है। इसमें कल एक पूरा लेक्चर मैं दूंगा 45 मिनट्स का, उसमें कंप्लीट होगा। फिर एक लेक्चर रहेगा